जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका यूनाइटेड लर्निंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं आगे की पीवाईक्यू जो कि डिफेंस में एनडीए और सीडीएस में आए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। वाटर इज अ गुड सॉल्वेंट, दिस इज ड्यू टू हाई। यानी वाटर क्या है? गुड सॉल्वेंट। क्यों? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर। तो वाटर जो है गुड सॉल्वेंट होता है, कहा जाता है। तो वाटर जो है गुड सॉल्वेंट है। क्यों है? क्योंकि वाटर को कहते हैं ना गुड सॉल्वेंट, यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे कंपाउंड या बहुत सारे जो है चीजों को अपने अंदर क्या कर लेता है, वो डिसॉल्व कर लेता है, घोल लेता है। इसलिए जो है डिसॉल्व कर लेता है। तो ऐसा क्यों कर पाता है? तो उसका रीजन ये होता है कि वो क्योंकि उसके अंदर पोलैरिटी पाई जाती है, H+ और OH- आयन पाए जाते हैं। जो अदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या जो आयंस होते हैं उनको अपने तरफ क्या कर लेते हैं, डिसॉल्व कर लेते हैं। तो वो क्यों कर लेते हैं? तो ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर, ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर की वजह से ऐसा वो कर पाते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रॉपर्टी ऑफ हार्ड वाटर आर करेक्ट? हार्ड वाटर से लेकर के हार्ड वाटर से संबंधित कौन सा स्टेटमेंट में सही है? टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर is due to the presence of soluble magnesium and calcium hydrogen carbonate। बिल्कुल सही। टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर जो होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही, बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट, बिल्कुल सही है। दूसरा, टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव बाई बॉइलिंग। हाँ, बिल्कुल सही है। टेम्परेरी हार्डनेस वाटर की जो टेम्परेरी हार्डनेस होती है उसको हम बॉइलिंग के माध्यम से उबाल दीजिए, जो है उसकी इम्प्योरिटी जो है बॉइलिंग करने के बाद खत्म हो जाएगी, उसको हम छान के अलग कर लेंगे, फिल्टर करके अलग कर लेंगे। तो टेम्परेरी हार्डनेस वाटर बॉइलिंग से कर सकते हैं। कैल्गन मेथड इज अप्लाइड टू रिमूव टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर, ये गलत है। कैल्गन मेथड जो होता है ये परमानेंट हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए करते हैं, परमानेंट हार्ड वाटर के लिए होता है। ये परमानेंट हार्ड वाटर के लिए होता है, ना कि जो है टेम्परेरी हार्ड वाटर के लिए। तो कैल्गन मेथड जो होता है वो टेम्परेरी हार्ड वाटर के लिए नहीं होता है, या परमानेंट हार्ड वाटर के लिए होता है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत। अगला, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज द रिमूव बाय क्लार्क मेथड। जो परमानेंट हार्डनेस होती है उसको हम क्लार्क मेथड से रिमूव कर सकते हैं। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज रिमूव बाय क्लार्क मेथड, तो बिल्कुल नहीं, गलत हो जाएगा। क्लार्क मेथड से नहीं कर सकते। क्लार्क मेथड जो होता है इसको हम टेम्परेरी हार्ड वाटर के लिए, क्लार्क मेथड जो होता है इसको हम टेम्परेरी हार्ड वाटर के लिए अप्लाई करते हैं। हार्डनेस को रिमूव करने के लिए, टेम्परेरी हार्ड वाटर को रिमूव करने के लिए हार्डनेस को हम क्लार्क मेथड का अप्लाई करते हैं, ना कि परमानेंट। ये गलत हो जाएगा। तो सिर्फ पहला और दूसरा सही है, और पहला और दूसरा मतलब कि ए ऑप्शन यहां पे आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये जब आपने टॉपिक पढ़ा होगा जो है हाइड्रोजनेट्स कंपाउंड, तो उसमें टेम्परेरी हार्ड वाटर और परमानेंट हार्ड वाटर के बारे में बताया है। अगर उसको आप अच्छे से पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, द आंट इज मूविंग ऑन द थिन नेग्लिजिबल थिकनेस सर्कुलर वायर, हाउ मेनी कोऑर्डिनेट डू यू हैव रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द आंट। तो फिजिक्स क्वेश्चन आ गया, लेकिन डिस्कस कर लेते हैं। आ गया है, तो आंट जब मूव कर रही है तो भैया इसके दो एक्सिस बनेंगे, एक एक्स एक्सिस हो गया, एक वाई एक्सिस हो गया। तो अगर वो मूवमेंट करेगी किसी भी एक्सिस में तो आपका हो जाएगा, तो कोऑर्डिनेट डू यू रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द आंट। ठीक है, तो करा के आप कौन सा दिखाएगा, तो आपका हो जाएगा एक कोऑर्डिनेट के माध्यम से इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं इसको। तो ये आपका डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द आंट, ये आपका हो जाएगा 1। एक कोऑर्डिनेट के माध्यम से इसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, एक्स या वाई। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 एटम्स आर सेड टू बी आइसोटोप्स। आइसोटोप्स किसे कहते हैं? तो आइसोटोप्स कहा जाता है, दो एलिमेंट ले लीजिए एक्स और वाई, और इसके एटॉमिक नंबर सेम और मास नंबर क्या हो जाए? डिफरेंट हो जाए। तो सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास आर कॉल्ड आइसोटोप्स। एग्जांपल में 1H1, 1H2, 1H3, ये इसका प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम, सब में 1 1 1, एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर अलग है 1 2 3, तो ये आइसोटोप्स कहलाएगा। आइसोबार में उल्टा कर दीजिए, सेम एटॉमिक मास डिफरेंट एटॉमिक नंबर, वो आपके आइसोबार हो जाएंगे। और आइसोटोन्स की बात करेंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स
सेम हो उसे हम आइसोटोन्स बोलते हैं। दे हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, बिल्कुल सही है, ये हो सकता है। दे हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट मास नंबर, ये गलत हो गया आपका। द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन इन द सेम बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये भी गलत। दे हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ रेडियो एक्टिविटी के, ये भी गलत हो गया। तो पहला ऑप्शन सही यहाँ पे कि जो आइसोटोप्स होते हैं उनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं बट मास नंबर डिफरेंट होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपका ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखिए, द प्रिंसिपल ऑफ क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। सोप जो साबुन काम करता है किस सिद्धांत पर काम करता है पूछ रहा आपसे, सरफेस टेंशन, फ्लोटेशन, विस्कोसिटी, इलास्टिसिटी। तो जो साबुन काम करता भैया वो काम करता है प्रिंसिपल ऑफ सरफेस टेंशन पे काम करता है। सरफेस टेंशन पे काम करता है कि जब आप जो है साबुन यूज करेंगे, जब आप साबुन का इस्तेमाल करेंगे तो सोप का यूज करेंगे, तो सोप यूज करेंगे किस पे, कपड़े पर, तो क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन जो होगा, सरफेस टेंशन क्या कर जाएगा, डिक्रीज करेगा, क्या कर जाएगा, घट जाएगा, डिक्रीज करेगा। तो जब सरफेस टेंशन डिक्रीज करेगा तो जो उस पे डस्ट लगा है या मैल चपकी हुई है वो फैलेगी, और आप उसको अगर रब कर देंगे और उसकी जो गंदापन है या जो डस्ट लगी कपड़े को साफ हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। उसके जो उसमें हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक एंड होते हैं वो काम एक्टिव हो जाएंगे और आपका कपड़ा जो होगा साफ हो जाएगा। तो सरफेस टेंशन को डिक्रीज करता है जब आप सोप का प्रयोग करते हैं। तो आपका ए ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा, ठीक है ना। सोडियम स्टेरिएट इज एन साल्ट एंड इट इज यूज्ड। सोडियम स्टेरिएट तो आपने पढ़ा होगा सोप के बारे में। तो सोप जो होता है फॉर्म बाय द सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हाई फैटी एसिड। सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हाई फैटी एसिड, हाई फैटी एसिड से जो है आपका, ठीक है, सोप बना होता है, जिसमें आपका स्टेरिक सोप होता है, पाल्मेटिक सोप होता है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ सोप है। तो उसमें जो होगा आपका ये ऑप्शन ऐसे ही समझ जाओ कि आपका साबुन बनाने के लिए ये सोडियम स्टेरिएट जो होता है ये आपका व्हाइट कलर का कंपाउंड होता है, जनरली अधिकतर सभी सोप में पाया जाता है। तो सोडियम स्टेरिएट जो होता है साबुन बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। मेक अ फर्टिलाइजर नहीं, पेंट नहीं, गन पाउडर नहीं, ठीक है। गन पाउडर जो एक तरह का केमिकल एक्सप्लोसिव है, ठीक है, तो उसमें नहीं इस्तेमाल करते, पेंट ही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। द प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन इज डायमंड, ग्रेफाइट, चारकोल, फुलरिन। तो देखिए जो बताया गया ये प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, तो ये दिखाया गया डायमंड, ग्रेफाइट, चारकोल, फुलरिन, ये सब क्या है, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है। क्या है, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, ये सारे क्या है, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन कहता है कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम रहेगी, और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, अलग होगी। तो जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो, क्योंकि एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन यानी कार्बन से बने, हाइड्रोजन से बने हैं, तो सीधी सी बात, इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी वो सेम रहेगी, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होगी। डायमंड की अलग होती है, ग्रेफाइट की अलग होती है, फुलरिन की अलग होती है, ठीक है। तो उसने पूछ रहा है कि प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन क्या है, तो इसका जो आंसर है इट इज फुलरिन है। फुलरिन क्यों है, क्योंकि फुलरिन जो होता है अप्रोक्सीमेटली जो होता है मेटली जो है ये 60 कार्बन, 60 से 70 कार्बन से बना होता है, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर हॉलो केज स्ट्रक्चर इसका होता है, ठीक है, हॉलो केज स्ट्रक्चर इसका होता है, ठीक है। तो जिस वजह से क्या होता है, ये जो है और भी इसमें अदर जो कंपाउंड, जैसे कि जो आपके डायमंड है, ग्रेफाइट है, तो और कंपाउंड से रिएक्टिव हो जाते हैं, लेकिन जो है ये हॉलो केज स्ट्रक्चर होने की वजह से ये अदर कंपाउंड से रिएक्शन नहीं करता है। तो प्योर फॉर्म आपका हो जाता है कौन, फुलरिन हो जाता है, ठीक है। फुलरिन इसका सही आंसर होगा। द पीएच ऑफ फ्रेश मिल्क इज 6 व्हेन इट टर्न सोर। द पीएच एक जब जो फ्रेश मिल्क होगा उसका पीएच 6 बोल रहा है। फ्रेश मिल्क का जो पीएच बोल रहा है वो कितना है, मिल्क का पीएच बोल रहा है आपका, पीएच जो है उसका कितना है
6 है। अब कह रहा है कि अगर वो खट्टा हो रहा है, तो खट्टा हो रहा है इसका मतलब जो उसका पीएच होगा वो घटेगा, लेस होगा, वो 5 होगा, वो 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, तो उसका पीएच क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। फ्रेश मिल्क का पीएच 6 है, और अगर कह रहा है कि उसका खट्टा हो रहा है यानी कि उसका पीएच घटेगा। क्यों घटता है, क्योंकि मिल्क में पाया जाता है लैक्टोज, और लैक्टोज कन्वर्ट हो जाता है, जो लैक्टोज होता है, जो लैक्टोज पाया जाता है मिल्क में, लैक्टोज प्रेजेंट इन मिल्क, वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, इसको लैक्टिक एसिड में, जिस वजह से पीएच जो है वो डिक्रीज कर जाता है, पीएच डिक्रीज कर जाता है, पीएच जो क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। तो बिकम लेस देन 6, भैया यही सही है, रिमेन्स द सेम, नो, बिकम ग्रेटर देन 6 गलत, बिकम न्यूट्रल गलत। तो क्या हो जाएगा, लेस देन 6, 6 से कम हो जाएगा, पीएच जो है 6 से कम हो जाएगा, यही सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मैच द लिस्ट फर्स्ट सेकंड, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। देखो सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, कोल, शेल, ये दिया गया है। तो सैंडस्टोन जो होता है, देखिए इसमें सैंडस्टोन जो होगा आपका ये होगा, दैट इज फोर्थ सीमेंट सैंड ग्रेन्स, जो है सीमेंटेड सैंड ग्रेन्स से बना होता है सैंडस्टोन जो होगा। लाइमस्टोन जो होगा, तो लाइमस्टोन भैया कैल्शियम पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट को हम CaCO3 बोलते हैं, तो ऐसा इसमें आ रहा है। फॉर्म्ड इन प्रेसिपिटेशन, कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म्ड इन प्रेसिपिटेशन, इसका हो जाएगा, ठीक है। फिर कोल हो गया, यानी कोयले की बात कर रहा है, तो कोयले का प्रकार है पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, ये है ना। तो रॉक्ड फॉर्म फ्रॉम पीट और अदर ऑर्गेनिक डिपॉजिट्स, तो आपका कोल का हो जाएगा, सी का हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। फिर शेल, शेल किससे बने होते हैं, दैट इज अ क्ले ब्रेकिंग इजिली इनटू फ्लैट फ्लेक प्लेट्स फॉर्म होता है, उसे हम शेल कहते हैं। तो डी का हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, डी का सेकंड ऑप्शन हो जा रहा है। देखिए तो पहले का हो जा रहा है फोर्थ, पहले का चौथा, तो पहले का चौथा अगर हो रहा है तो ये बी, और ये आपका सी तो उड़ गया। अब देखते हैं लाइमस्टोन को बता रहा हूं तीसरा, यानी कि बी का तीसरा जो है इसमें आ रहा है, और सी का आ रहा है पहला, इसमें आ रहा है, और शेल का आ रहा है दूसरा इसमें, यानी कि आपका ये डी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट और सेकंड, यानी डी ऑप्शन यहां पे आपका करेक्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अगला देखते हैं, द एसिड कंटेन विनेगर, बहुत बार आया है और बहुत बार हमने बताया है, क्वेश्चन डिस्कस करते हुए भी कई बार पूछा गया है, और जब हमने चैप्टर पढ़ाया डिस्कस किया तो वहां पे विनेगर जो होता है वो सिरका बोलते हैं इसको, विनेगर को हम सिरका बोलते हैं, और सिरका का जो सोर्स होता है वो होता है आपका एसिटिक एसिड इसका सोर्स होता है, और एसिटिक एसिड को हम लोग बोलते हैं कौन सा, एथनोइक एसिड बोलते हैं इसको, एथनोइक एसिड बोलते हैं, और इसका सूत्र होता है CH3COOH, एथनोइक एसिड। तो आपका हो जाएगा एसिटिक एसिड जो होगा ये आपका, ठीक है, ये हो जाएगा एसिटिक एसिड, एथनोइक एसिड, या फिर एथनोइक, ये होता है फॉर्मूला हो जाएगा। सिरके में पाया जाता है सोर्स ऑफ विनेगर, आपका ये ऑप्शन सही होगा। एस्कॉर्बिक एसिड, ये आपका विटामिन सी आपका आ जाएगा ये, और सिट्रिक एसिड भी उसी में विटामिन सी, यही उसी का सोर्स हो जाएगा। टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक पाया जाएगा आपका टैमरिंड यानी इमली में पाया जाएगा, ठीक है, टार्ट्रिक एसिड जो होगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका ए ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द केमिकल चेंज, इसमें से कौन सा केमिकल चेंज नहीं है। केमिकल चेंज, तो केमिकल चेंज क्या होता है, जिसमें न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा, परमानेंट चेंज होगा, ठीक है, वो हमारा केमिकल। फिजिकल चेंज, जिसमें जो सब्सटेंस होगा उसकी स्टेट सब्सटेंस होगा, वो सब्सटेंस में कोई चेंज नहीं होगा, अगर लिक्विड है तो लिक्विड ही रहेगा, यानी कि, ठीक है, उसकी जो वाटर है वो अपना कंपोजिशन नहीं खोएगा, ठीक है। तो जैसे कर्लिंग ऑफ मिल्क, यानी कि दूध से दही का बनना, तो दूध से दही बन गया लेकिन दही से वापस दूध नहीं बन पाएगा, तो ये केमिकल चेंज है, ठीक है, ये केमिकल चेंज हो गया, ठीक है, ये सी है। रैपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फलों का पकना, ये भी केमिकल चेंज है, ये भी केमिकल चेंज के अंदर आ जाएगा। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, तो वाटर का वाष्पीकरण जो हो जाएगा, तो भैया जो वाटर होता है उसके 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ऐसा ये कंपाउंड है जो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों स्टेट पाया जाता है। तो पानी से भाप बना सकते हो, भाप से पानी बना सकते हो, बर्फ बना सकते हो, सॉलिड पानी किसी में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन वो रहेगा पानी, तो ये आपका ये फिजिकल चेंज में आ जाएगा, पी बन जाएगा।
बर्निंग ऑफ कोल, कोयले को जला दिए, वापस कोयला नहीं ले सकते हो तो केमिकल चेंज के अंदर आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, यानी ये भी केमिकल चेंज का। तो आपका फिजिकल पूछ रहा है तो सी ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, द एसिड इन गैस्ट्रिक जूस इज, गैस्ट्रिक जूसेस, तो गैस्ट्रिक जूसेस हमारे स्टमक में पाए जाते हैं, तो स्टमक में जो जूसेस पाए जाते हैं गैस्ट्रिक जूसेस, ठीक है, ठीक है, गैस्ट्रिक जूसेस जो तो आपका वो HCl है, पेप्सिन है, ठीक है, पेप्सिन है, एमाइलेज है, ठीक है। तो ये गैस्ट्रिक जूसेस जो होते हैं पेप्सिन, रेनिन, HCl, ये हमारे स्टमक में पाए जाते हैं। तो ये जनरली क्या करते हैं, गैस्ट्रिक जूसेस HCl वगैरह होता है, ये माइक्रोब्स या बैक्टीरिया जो होते हैं उन्हें खत्म कर देता है, उन्हें किल कर देता है। बैक्टीरिया और माइक्रोब्स को ये क्या कर देता है, खत्म कर देता है। और ठीक है, जैसे हम कुछ ऐसे खा लेते हैं जो उसके बैक्टीरिया बॉडी में चले जाते हैं तो उनको किल करने का काम करता है, प्लस फूड को डाइजेस्ट करने भी मदद करता है। तो इसमें आपका देखिए कौन सा है, एसिटिक एसिड तो सिरके में पाया जाता है, नाइट्रिक एसिड HNO3 की बात कर रहा है, तो भैया HNO3 नहीं पाया जाता है, ठीक है, HNO3 एक्सप्लोजिव बनाने पे काम करते हैं। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका यहाँ पे, ये सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। सल्फ्यूरिक एसिड बोल रहा, तो सल्फ्यूरिक एसिड बैटरी वगैरह में इसका इस्तेमाल करते हैं, एक्सप्लोजिव में भी इस्तेमाल करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपका सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, देखो PYQ जो होते हैं, अगर हम कोई एग्जाम दे रहे होते हैं तो PYQ हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि PYQ जो होते हैं वो हमें बताते हैं कि उसका क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है, कैसे एग्जाम में उसको हमें अटेम्प्ट करना है, वो सारी चीजें मुझे पता चल जाता है कि उसका हम अगर कोई भी एग्जाम आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो PYQ से आप ये अंदाजा लगाते हैं कि हमें क्या टॉपिक पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, उसका पेपर पैटर्न कैसा है, वो सारी चीजें पता चलती है, तब अपनी तैयारी को करते हैं। तो PYQ जो होता है किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो अगर आप PYQ डिस्कस करते हैं, हमारा मानना ये है कि अगर आप PYQ डिस्कस करें तो 40 to 60% क्वेश्चन आप उसमें से आपको वो कवर हो जाते हैं, उसी बेस पर क्वेश्चन बनते हैं। तो PYQ को बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जिनको आप अच्छे से रिवाइज करेंगे किसी भी एग्जाम के लिए PYQ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अभी के लिए जय हिंद क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है, तो अच्छे से रिवाइज करिए, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।